लास्ट है, फाइनल स्टेज है हमारा, इसको कवर कीजिए। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है गवर्नर में, बहुत बढ़िया फ्लो बना है, एक ऑर्डर में हम देखे हैं। और ये जो है एक जजमेंट आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, उसके आधार पर इसको हम कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस करके क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के आते हैं, ठीक है। एस.आर. बोमई जजमेंट, ठीक है, ये देखेंगे क्या था एस.आर. बोमई जजमेंट। एस.आर. बोमई केस 1984 फॉलोइंग द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन। सरकारिया कमीशन जानते हैं ना, केंद्र और राज्य के संबंधों के ऊपर में था, ठीक है। The Supreme Court underlined that the breakdown of constitutional machinery implied the virtual impossibility and not a mere difficulty in carrying out governance in the state. Misuse of the power है, उसी को लेकर के है, implied a virtual impossibility and not a mere difficult in carrying out governance in the state. गवर्नर के जो पोस्ट है, पद है, उसको लेकर के एक तरह से जो मिसयूज है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एससी से while the subjective satisfaction of the president regarding such a breakdown was beyond judicial scrutiny, the material on which such satisfaction was based would certainly be analyzed by judiciary, including the governor's reports. अब पूरे गवर्नर्स के रिपोर्ट को किस ग्राउंड्स पे आपने डिसीजन लिया, किसी स्टेट में जो रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन की वैलिडिटी को एनालाइज करने का, मूल्यांकन करने का उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है होना चाहिए कि यदि गवर्नर यदि पार्शियल होकर के या न्यूट्रल नहीं, एक पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, ऐसे में यदि कुछ ऐसे करता है तो उसको इंटरप्रिटेशन करने का, विश्लेषण करने का जो अधिकार है वह होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। जुडिशियली ठीक है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं। The court reinstated the governments in Arunachal Pradesh and Uttarakhand, which were suspended after arbitrary imposition of president rule. अब ये भी हाल ही में कुछ साल पहले याद होगा शायद आपको, अरुणाचल प्रदेश का मैंने नाम लिया, वहां जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था, वैसे केसेस में उत्तराखंड में भी यही हाल हुई थी कि सरकार कमजोर है, अपोजिशन पार्टी का सरकार है, तो रूलिंग पार्टी गवर्नर्स के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए सरकार को सस्पेंड करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो यहाँ पर में उभर के आती है, इससे ये पता चलता है कि गवर्नर का रिकमेंडेशन या गवर्नर के पद या गरिमा का रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी किस ढंग से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में मिसयूज करते हैं, जिससे गवर्नेंस का सिस्टम प्रभावित होता है और एक एथिकल, एक गुड गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है उस दिशा में कोई स्टेट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसको लेकर के कोर्ट ने कमेंट किया था। एग्जाम्पल ये है, दो एग्जाम्पल, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि रूलिंग पार्टी जब अपना लगाती है तो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन भी तो स्टैब्लिश होना चाहिए। स्टैब्लिश नहीं है ना, सेंटर स्टेट के रिलेशन में कॉन्टिन्यूटी अच्छा तब बना रहता है। देखिए अब किताब के बाद से थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे, तब आप इस पे क्वेश्चन लिखने की स्थिति में अप्लाई कर पाएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में पावर का, हर एक चीज का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, हर एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टेट अपना ये काम करेगा, सेंटर ये काम करेगा। सब में हमने देखा है कि रेसिडुअरी पावर और डोमिनेशन यूनियन का है, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, यूनियन का कंट्रोल रहेगा। लेकिन यहाँ जो हो रहा है कि पॉलिटिकल नैरो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, यही नहीं, आज से पहले 20 साल से हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो भी इसे ही देखने को मिलता था और यही सब क्वेश्चन भी आते थे कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से चाहता है कि मेरा स्टेट पर वजन हावी रहे, खास करके उस स्टेट में जहां उनकी सरकार नहीं। अब वो चाहता है कि उस स्टेट में भी मेरी सरकार बने। सरकार में मतलब 4-5 मत से मान लो कि ज्यादा है या कम है, कोई अपोजिशन वाला सरकार बनाया हुआ है, तो वहां पर में कॉन्स्टिट्यूशन या तोड़फोड़ या ऐसे दल बदल इस तरह की राजनीति करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है कि एक स्टेट में मेरा और सरकार बन जाए, वहां पर में कुछ करो, वहां पर में कुछ करो। तो ये हमेशा से आज
हम लोग को जब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब से अकल हुआ है, तब से यही चीज देखते, आप भी वही देख रहे हैं, हाल ही में भी वही हो रहा है नहीं। तो इसके लिए जो गवर्नर का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर है, वह प्रेसिडेंट और गवर्नर का, वह एक तरह से वह इंटीग्रिटी का एक वायलेशन हो रहा है। जब भी किसी स्टेट में ऐसी इंटीग्रिटी का वायलेशन होगा तो पद का गरिमा खत्म हो जाएगी, तो जनता का, लोगों का विश्वास सिस्टम पर से, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पर से उठने लगेगी। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट का, है नहीं, और उसके पीछे जो होता है उनके पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि उसी लोगों को गवर्नर बनाते हैं जो उनके टाइप का आदमी हो, उनके विचारधारा से सहमत रखते हो, उनके साथ हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर लॉयल रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया हो, तो वो लॉयल्टी के आधार पर में उसको गवर्नर का पद दे देते हैं। और वो पूरा रहता है कि स्टेट में मेरे पार्टी का आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट, मेरी सरकार वहां पर मैं कैसे वर्चस्व स्थापित करें। राजनीति पूरा यही खेल है, शक्ति, सत्ता, पावर, साम, दाम, दंड, भेद लगा के पूरे दुनिया की राजनीति इसी पे आधारित। राजनीति आज ही नहीं, पहले भी यही था। राजनीति को हम लोग टीचर करते हैं या कुछ और कहा है, बहुत तरह की बातें। अच्छे युवा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, एथिकल क्यों? क्योंकि राजनीति में कुर्सी पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए वह सब तरह के हथकंडा अपना लेते हैं, वही अच्छे राजनीतिक हो सकता है। एक बहुत ही एथिकल आदमी और ईमानदार आदमी राजनीति में फिट नहीं बैठ सकता, ठीक है नहीं। तो राजनीति में जिसके कारण हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल वेस्टेड पार्टी इंटरेस्ट के लिए गवर्नर के पद का मिसयूज करते आया है, नहीं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का कई सिस्टम, इस पे कई बार उन्होंने सख्त हुए हैं, पलटे हैं ऐसे डिसीजन को, फिर भी नहीं सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके अरुणाचल प्रदेश के केसेस में भी पलट दिया, उत्तराखंड के केसेस में भी पलट दिया। तो कम से कम उसे सीख लेना चाहिए कि हमारा नहीं चलेगा, संवैधानिक संस्था उसका मिसयूज नहीं करे। अभी जैसे मैं सीबीआई के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये टोटल, अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो सरकार किस बात का है। लेकिन किसी भी ऐसे संवैधानिक संस्था का अपने राजनीतिक हितों के लिए मिसयूज करना यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, यह अनएथिकल भी है, और कहीं से भी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। The Supreme Court classified the instances of failure of constitutional machinery into अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब वो कुछ कर देगा, गवर्नर क्या करेगा, क्लाउज या प्रेसिडेंट, गवर्नर क्लाउज ए बी सी डी कुछ लगा देगा, अब बोलेगा कि हाँ 15 लोगों का हत्या हुआ, गोली चला दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है, पूरा राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को यूं हटा देना, छोटी छोटी घटनाओं पे या कुछ बात पे, विवाद पे एक कलेक्टिव आधार होना चाहिए। प्रजा, जनता ने किसी चीफ मिनिस्टर को बनाया है, उसकी बहुमत है, उसकी सरकार है, और घटना तो देश में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हवाला देते हैं। गवर्नर के पास क्या हथियार है? एक हथियार है कि वह प्रेसिडेंट रूल जब भी लगेगा तो वह हवाला देता है कि राज्य में संवैधानिक चीजों का वायलेशन हो रहा है, जनता कानून को अपने हाथ में ले रहा है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक से नहीं काम कर रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं सरकार चला रहा है, इसीलिए रिकमेंडेशन भेजेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा देता है अपने विचार विमर्श और सोच, रिकमेंडेशन इसकी चाहिए, तो ये अपना काम कर बैठता है। अब केंद्र में कौन बैठा है? प्रेसिडेंट कौन बैठा है, पहले ये बताओ। प्रेसिडेंट भी कहीं न कहीं से जो बहुमत वाले पार्टी हैं उसी द्वारा उसकी मैंडेट से चयनित ज्यादातर उनका वोट होगा, तभी तो प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहां भी कई बार होता है कि वहां भी ऐसा हुआ नहीं है, भारत में प्रेसिडेंट का गरिमा अभी भी है, मान लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा क्या है कि बहुत सारे की कैबिनेट अप्रूवल दे दिया और प्रेसिडेंट का क्या होता है, दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। कैबिनेट भी अप्रूवल दे दिया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, तो प्रेसिडेंट बाध्य हो जाता है कि नहीं। अब इस तरह से जो होता है उसमें 3-4 तरह का गाइडलाइन दिया। बोला पॉलिटिकल क्राइसिस, पहला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का उल्लंघन, इसका पहला कंडीशन होगा कि राज्य में यदि पॉलिटिकल क्राइसिस है। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तोड़ जोड़, खरीद फरोख्त
मेजोरिटी मैंडेट नहीं है किसी को, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। इंटरनल सबवर्जन, आंतरिक रूप से कोई डिस्टर्बेंसेस है या कोई ऐसी चीजें हैं। फिजिकल ब्रेकडाउन, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा डैमेज या हादसा या मान लो कि बाढ़ या कोई सी आपदा, कुछ इस तरह से राज्य को छत पिछत कर रखा है, कोई दंगा। नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो चीजें ठीक से नहीं काम करता। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे ऐसे इश्यूज होंगे तब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा देकर के बताया गवर्नर को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब क्या होता है। ये बताया कि ऐसे किसी घटना पे आप पता पूरे राज्य में जब ऐसा होगा तब नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हवाला देते हुए रिकमेंडेशन भेजते हैं। तो इसको लेकर के हमेशा पावर वाइल्डिंग चीजों को लेकर के, फिर यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ देता है तो इधर से कैबिनेट और ये फिर ये हो जाते हैं कि हमारा तो फिर वही बेसिक स्ट्रक्चर और संशोधन और ये वाला बात आ जाते हैं। तो ये चीजें एक राजनीति में ये एथिकल नहीं है या एक तरह से मोरल नहीं है, और पॉलिटिकल मोरालिटी के खिलाफ ये सारे काम हो रहे हैं। अब एक बात और आया इसमें, एआरसी आया। एआरसी क्या कहा? एआरसी पहले आया था फर्स्ट 2007 में आया है दूसरा एआरसी, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1968, एक और आया है दूसरा 2007 में नहीं, होता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। Recommended that the report of governor regarding the precedent rule has to be objective and also the governor should exercise his own judgment in his regard. Objective है यानी तथ्य पर आधारित है, वह उसके उस संबंध में कहा यह एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब तथ्य पे आधारित होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। गवर्नर एंड एक्सरसाइज हिज ओन जजमेंट इन दिस जजमेंट का अपना जो रिकमेंडेशन है, आप अपना जजमेंट बताओ। वहां पर में उनको लुक ब्लैंक की स्थिति हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। दूसरा राजा मन्नार कमेटी आया, राजा मन्नार कमेटी 71 में recommended the deletion of Article 356 और 357 from the Constitution of India, बोला कि दोनों आर्टिकल को हटाओ। The necessary provision for safeguard against arbitrary action of ruling party at the center under Article 356 should be incorporated in Constitution, कि इसको ये दोनों आर्टिकल हटाओ, और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो मिसयूज करते हैं 356 का, प्रेसिडेंट गवर्नर के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इसके लिए संविधान में कुछ और विशेष प्रावधान कीजिए और ये दोनों आर्टिकल्स को खारिज कीजिए। राजा मन्नार कमिटी emphasized that the governor of the state should not consider himself as an agent of the center। अब एजेंट ऑफ द सेंटर नहीं होना चाहिए, ज्यादातर एजेंट ऑफ द सेंटर होने के कारण ये सब होता है। सेंट्रल रूलिंग पार्टी का वो एजेंट है, वो संवैधानिक हेड है, ऐसा नहीं सोचता है वो। हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संवैधानिक हेड है, ठीक नहीं, लेकिन गवर्नर सोचता है कि केंद्र ने भेजा है इसीलिए सॉफ्ट रहता है वो, मतलब केंद्र के प्रति, लेकिन कोर्ट का जज सॉफ्ट नहीं रहता है, इस तरह का बना उसको। बट प्ले हिज रोल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, संविधान के रक्षक के रूप में आप करो, संविधान के रक्षक के रूप में यदि करेगा, मान लो कि वह पॉलिटिकल पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, वो अपने हिसाब से संविधान की एथिक्स, मोरालिटी, सबको नैतिकता, ईमानदारी, इंटीग्रिटी को लेकर के यदि करेगा तो वही होगा, गवर्नर से उसको हटा देगा। कैसे? तो कैबिनेट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट दिया, जाओ भाई दूसरा रखेंगे, बनाएगा ही नहीं आपको। तो एक उसको रहता है पद जाने की रहता है कि बने रहना है तो चाटुकारिता करना पड़ेगा, है नहीं। तो ये चीजें बड़ी पावर का यह बैलेंस देखो थॉट। यहाँ पर मैं ये भी कमेटी कहा कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में जब तक वो अपने आप को समझेगा तब तक वो यही जब करता रहेगा, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेगा। वह कभी भी मतलब क्या कहते हैं इम्पार्शियल होके काम नहीं करेगा, न्यूट्रल होके काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इन लोगों ने भी रिकमेंडेशन दिया, सरकारिया कमीशन फिर आया 1988 राज्य और केंद्र के बीच संबंध खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। केंद्र और राज्य के बीच यदि तनाव है या कुछ है तो उसमें सबसे बड़ा एक ये जो बैकबोन जो पड़ा हुआ है ना, ये है, ठीक है। रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 356 will be used in very rare cases when it becomes unavoidable to restore the breakdown of the constitutional machinery in the state। अब हमारे यहाँ ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, कुछ हुआ 356 लगाओ, कहता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जब पूरा लॉ एंड ऑर्डर छा जाए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, तभी जाकर के लगता है। मान लीजिए ड्यू था जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो उस समय में बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम वहां ड्यू है नहीं, सीधे सरकार जैसे यहाँ 4 बजे में 3 बजे में पूरे भारत में न्यूज फैला कि ये चीज गिर गई है, मामला गड़बड़ हो गया है, सीधे सबसे पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को साइड करता है नरसिम्हा राव की सरकार की केंद्र में, और गवर्नर प्रेसिडेंट रूल वहां डिक्लेयर करो, कंट्रोल करो। तब सत्ता आपने यार कल्याण सिंह कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, गोली चला दिया था, मुलायम सिंह गया, कल्याण सिंह गोली चलाने से रिफ्यूज कर दिया, वो जो ऊपर चढ़ के जो गुम्बद तोड़ा, किसी के कोई गोली वोली नहीं चला। इसमें लगा कि सरकार दंगा फैला देगा पूरे स्टेट में, 356 लगाना वहां ठीक है, वहां जस्टिफाइड है। ऐसे केसेस में लगाओ, नॉर्मल यदि कहीं कुछ होता है छोटी मोटी चीज तो 356 मिसयूज हो रहा है काफी। द कमीशन रिकमेंडेड दैट बिफोर टेकिंग एक्शन अंडर आर्टिकल 356, ये सरकारिया कमीशन कहता है, वार्निंग शुड बी इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहले उसको चेतावनी दो कि यदि सुधर जाओ, ये सब काम करोगे तो हम 356 के लिए सोच सकते हैं, ये नहीं। तो पहले स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते गवर्नर को चाहिए कि पहले उनको अवगत करवाए कि भाई ऐसे लीगल चीजें फंक्शनिंग आपका नहीं चलेगा, नहीं तो कुछ टाइम दे सुधारने के लिए, नहीं तो तुरंत रिकमेंडेशन मांगते हैं, देते हैं और लगा देते हैं, रातों रात आप लगा देते हैं 356। तो सरकारिया कमीशन ने कहा कि रिलेशनशिप के बीच में स्टेट को होता है कि हमारा कुछ नहीं चलता। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जनता द्वारा चुने हुए चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यूं हटा देना यह डेमोक्रेटिक वैल्यू का उल्लंघन है, ये नहीं किसी भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करता है। तो ये डेमोक्रेसी में और इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आपने इस तरीके से हटा दिया, और हमारा देश में डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, ठीक है। तो और ये इसमें लगता है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा यही रीजन है। अभी आप जहां जहां जो दूसरे दल की सरकार होगी उसका गवर्नर के साथ अच्छा रिलेशंस नहीं होगा, क्यों कि गवर्नर केंद्र के रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट के तहत उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को वह उसको माना, गवर्नर को अपने आप को समझना चाहिए कि हम संविधान के आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रिजर्वेशन है। हम राज्य में देखेंगे कि पूरा ड्यूटी क्या कहता है, अभी तक गवर्नर का जितना भी कहता है कि संविधान के रक्षक के रूप में, प्रिजर्वर के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर से हर एक जगह हम संवैधानिक संस्था के पार्ट हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं काम करना है, किसी के लिए हमें फेवर या क्या कहते हैं पॉलिटिकल फेवरेटिज्म वाली हमारे अंदर माइंडसेट नहीं लाना चाहिए। अब ये चीजें जो है ये बड़ी दुविधा की स्थिति होती है, डिलेमा पैदा करता है, और जिसके फलस्वरूप गड़बड़ी पैदा होती है केंद्र राज्य के संबंध और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये चीज है, ये बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, कमेटी कमीशन भी कहा है, कई जजमेंट में, फिर भी नहीं ये चीज सुधर रही। आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो 20 साल पहले थी। जस्टिस भी चरैया कमीशन आया 2002 में। 2002 में जस्टिस भी चरैया कमीशन, 2002 में जस्टिस भी चरैया कमीशन रिकमेंडेड आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज्ड sparingly and only as a remedy of the last resort after exhausting all actions under Article 256 and 257 and 357। आप 357 की जगह ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसका फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होना चाहिए। और तरह के तरीके हैं,
यदि राज्य में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो गवर्नर इसके तहत भी कई और कार्रवाई कर सकता है, रादर की डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दे। प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब डेमोक्रेटिक ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हैं। किसी प्रजातांत्रिक तरीके से रिक्रूटेड सरकार का आप हटा रहे हो, मतलब एक तरह का डिक्टेटरशिप दिखता है, एक तरह का तानाशाही दिखता है। तो चरैया जो है कहा कि आप इसके तहत भी कर सकते, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। हमारे जो बोला है इसमें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बहुत ज्यादा जब खराब स्थिति होती है बहुत से बहुत, तब आप 356 का इस्तेमाल करो। पूंछी कमीशन आया, पूंछी आयोग आया, ये क्या कहता है? पूंछी आयोग भी कुछ ऐसे ही रिकमेंडेशन दिया। 355 एंड 356 बी अमेंडेड, इट साउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय ट्राइंग टू कर्ब देयर मिसयूज बाय द सेंटर। ये पूंछी कमीशन स्टेट के फेवर में कर दिया। पूंछी कमीशन जो है पूंछी आयोग, फिर ये कहता है कि ये इसमें सुधार करो, इसमें अमेंडमेंट करो 356 में, और स्टेट के फेवर में बनाओ, ऐसे इसमें अमेंड करके कि कोई भी स्टेट के चीजों को मिसयूज नहीं करे। ट्राइंग टू कर्ब द सेंटर द्वारा जो मिसयूज हो रहा है, केंद्र सरकार जो 356 का मिसयूज हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए 356 में क्लॉज ए बी सी डी और ऐड करके इसको ऐसा बनाओ कि केंद्र सरकार इसका मिसयूज नहीं करे और स्टेट के हित में हो, गवर्नर मनमाना नहीं करे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ऐसे नहीं रिकमेंड कर दे और ऐसे नहीं हटाए, प्रेसिडेंट रूल के रिकमेंडेशन नहीं करे। तो इसमें अभी बहुत सारे लीगल दाव पेच हैं, उतार चढ़ाव है, कानून की बनने की है। तो ये सब आयोग, कोर्ट, जस्टिस सबका ये कहना है। तो आपका सारा जो डिजाइन होगा कंट्रोवर्शियल चीज जो है उसी के आधार पर में आप अपने आंसर्स को डिजाइन करोगे। अब कुछ बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लीजिए कुछ सजेस्टिव मेजर्स के तौर पे। For the smooth functioning of democratic government, it is important that the governor must be judiciously, impartially and efficiently। 3 बात कहा, न्यायिक तरीके से, न्यायपूर्ण होकर, निष्पक्ष होकर और एफिशिएंटली यानी बिल्कुल एकदम ज्ञान वाणी सबसे समझ बूझकर, एक्सरसाइज ही डिस्क्रिशनरी सोशल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट। ये 3 बातें जुडिशियल, आपने कोई भी निर्णय लेते समय एक जज की तरह देखो। पहले आपने आपको जुडिशियस मतलब कानून, संविधान, उसको पहले समझो। दूसरा, आप इम्पार्शियल रहो, पक्षपात नहीं करना। मैंने बताया कि पक्षपात क्यों करना, उसकी क्या मजबूरी है। एफिशिएंसी, कि आपके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटीग्रिटी होना चाहिए। In the current political climate, examples being गोवा 17 में, मेघालय 2018 में घटना घटी, मणिपुर 2016 में घटना घटी, कर्नाटका 2018 में घटना घटी, points to need to ensure proper check and balance to streamline the functioning of the office। ये सारे घटनाओं, इसके पहले कितने और घटना हो चुकी। बूटा सिंह जब गवर्नर था बिहार में, ठीक है, यूपी में, पूरे भारत में ये रहा है। तो गवर्नर के प्रॉपर चेक और बैलेंस ऑफ पावर किया। गवर्नर कहीं भी पावर बाय स्टेट के पावर के ऊपर में हावी होना एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। स्टेट के अपने राइट हैं, चीजें हैं, तो ये सारे चीज जो है सो बताता है कि इन चीजों को लेकर के बैलेंस किया जाए पावर को, कि मिसयूज नहीं हो, कंट्रोल भी बना रहे और ज्यादा डिक्टेटरशिप भी नहीं हो, मतलब केंद्र का राज्य के ऊपर। इन ऑर्डर टू इनेबल द गवर्नर सक्सेसफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्रीड कोड ऑफ कंडक्ट अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी इवॉल्व। उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट जारी अब कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इसमें पार्लियामेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सरकार होगा, स्टेट के लेजिस्लेटिव होंगे, चीफ मिनिस्टर होगा, सब होगा। वो जारी करेगा कि गवर्नर को किस तरह से कार्य करना है।
कोड ऑफ कंडक्ट की ऐसे फैसला लेते समय किन किन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे, और ये कोड ऑफ कंडक्ट स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे, पार्लियामेंट करे पूरा, और स्टेट लेजिस्लेचर, ये 3 बॉडी अप्रूव करके वह गवर्नर के पोजीशन को न्यूट्रल किया जाए। मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल उसको कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज, कान खोल के सुन लो, ये सब चीज एनालिसिस नहीं मिलेगा, कि गवर्नर के पद की गरिमा को मेंटेन करने के लिए उसको हम तटस्थ कैसे बनाए। न्यूट्रल का मतलब होता है वह पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं काम करेगा, किसी विचारधारा के लिए नहीं काम करेगा, वह सिर्फ संविधान के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जनता के प्रति, सरकार के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान के वो एक रक्षक है, क्योंकि संविधान ने उसको वही पद दिया है अधिकार। वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैसे काम करने लगता है, या किसी खास पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए कैसे नहीं काम करे, वह जनता के हित में, संविधान के गरिमा के अकॉर्डिंग वह तटस्थ होके काम कर सके, निर्भीक होके काम कर सके। कोई लालच शपथ लेता है तो क्या लेता है, मैं बिना किसी भाव के मुक्त हो करके, ऐसा लेता है, लेकिन ऐसा करता है क्या? यदि ऐसा करेगा बिना भाव के मुक्त हो करके, और ऐसे जो आप शपथ लेते हो मैं भारत के नागरिक, तो क्या होगा? हटाइए देगा, कहेगा मेरा बात सुनता नहीं गवर्नर, तो मैं जो कहता हूँ वो सुनो। भाव का मतलब जो रूलिंग पार्टी बनाया, जो बनाया उसकी बात सुनो। आजकल है भाई बनाया तो यही है, तो हटा भी देगा, डर है। तो इसको कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी lay down certain norms and principles which should guide the exercise of the governor's discretion. गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज नहीं करे, एंड हिज पावर which is the entitled to use and exercise his personal judgment. पर्सनल जजमेंट उनके पास रहे, और पर्सनल जजमेंट मतलब संविधान के दायरे में। ये हम तरीका कि इसको सुधारने की दिशा में बदल सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी क्लियरली लेड डाउन। अब अपॉइंटमेंट में भी प्रक्रिया में गड़बड़, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है कैसे होता है, देखें हम लोग, यहां भी गड़बड़ी है। एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट ऑल्सो बी लेट डाउन। इसके अपॉइंटमेंट का कंडीशन भी कुछ और उसमें भी सुधार करो। रिमूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नर, वही बात मैं बताया, मैं पहले से ये कांस्टेंट थ्रेट देता है, ज्यादा गड़बड़ करोगे सीधे दाएं बाएं करते, हमारे अपने भाषा में समझ। केंद्र उसको एकदम कठपुतली रबर स्टाम्प बोलते हैं। रबर स्टाम्प का मतलब क्या, आदेश है जो यहाँ मोहर मारना है यहाँ मोहर, रबर स्टाम्प जो कहेगा सुनो। सीबीआई तोता, it is necessary to invest the office of the governor with requisite independence of action to read them of the vein of instruction from the central government. Instruction central government का जो अभिशाप है, वेन है, वेन विद साइंस, बून और वेन, अभिशाप या वरदान, अभिशाप है। वह गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का कठपुतली है, इससे उसको मुक्त हो, तभी जाकर के वह ऐसा करे। Getting your point? It is suggested that the exercise of discretionary power by the governor should be guided by healthy and democratic convention. Healthy गवर्नर का जो सारा जो पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके देश की गरिमा संविधान को तब तय होनी चाहिए। वो कुछ मनमाना करेगा तो थोड़े होगा। In Bomai, verdict allowed the Supreme Court to investigate claim of malafide in governor's report. हाँ, अब देखो फिर इसके ऊपर में एग्जैक्ट डेटा चाहिए। बोमई केस में कहा कि गवर्नर जब देता है तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेगी, ठीक दिया, पलट देता है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ठीक नहीं है गवर्नर का, हटाओ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ। अब गवर्नर की मुंह क्या हो गया, अब शर्म करो थोड़ा सा। उस समय में गवर्नर कैसे बन जाता है, भीगी बिल्ली, हाँ साफ सुथरा। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहे हो ये तुम्हारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फैसला यहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। सबसे
विश्लेषण वही है, ये आपने गलत भेजा है। तो फिर यहाँ पर सारा मैकेनिज्म फेल, सारा सिस्टम फेल। सुप्रीम कोर्ट आ गया, मेरा फाइल इन्वाइटेशन प्रोसेस नहीं, गलत तरीके से। The role of governor is indispensable for the successful working of the constitutional democracy. He must refrain from aligning himself to any political ideology. क्या कहते? अभी तक मैं रटती ही आई, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको मुक्त होकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से के विचारधारा, उनके नीति से अलग होकर के न्यूट्रल वो लोग बन ही नहीं सकता। मैं जानता हूं, बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ आइडियलिस्टिक कहने में लगता है, सुनने में लगता है। गवर्नर बनाने की प्रक्रिया में ये न्यूट्रलिटी नहीं बरती जाएगी। हम उसी को बनाएंगे जो मेरा बात सुनेगा। मंत्री किसको बनाएंगे भाई, जो मेरा बात सुनेगा? एक संकट है, एक तरह से एथिकल संकट है। द वर्च्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी, मैं क्या कहूं, निष्पक्षता मस्ट बी विथहेल्ड टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। और इसका बिल्कुल इम्पार्शियल होना बहुत ही कठिन है, चैलेंज है एक तरह से। गवर्नर के पद को इम्पार्शियल, वैल्यू न्यूट्रल, एथिकल, मोरल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। थोड़ा सा तुलना कर लो, केंद्र में प्रेसिडेंट और राज्य में गवर्नर, दोनों में तुलनात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब प्रेसिडेंट क्या होता है पॉइंट में देखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर गवर्नर को आप देखेंगे, दोनों को आप इस ढंग से इवैल्यूएट कीजिए। हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज पीएम। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज पीएम। ये कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट, और सरकार का हेड कौन होता है? राष्ट्र का हेड होता है प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज, भारत का सारा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कार्य होता है इन्हीं के नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से। अच्छा, इसका उल्टा स्टेट में ले जाना है, हाँ, जहां प्रेसिडेंट है वहां वो गवर्नर हो जाता है, कुछ एक्सेप्ट कुछ। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का काम है संविधान का एक तरह से प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और रक्षा करना। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो पढ़ाई ही आपको। प्रेसिडेंट में ये होता है, गवर्नर में ये सब इलेक्टेड रहता है, गवर्नर अपॉइंटेड होता है। गवर्नर क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। इम्पीचमेंट लगाया जाता है, वहां कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वायलेशन जब करेगा तब इम्पीचमेंट लगेगा। बाइंडिंग, 42nd अमेंडमेंट कैन रिटर्न द एडवाइस वंस 44th अमेंडमेंट। मतलब ये, मतलब यदि आप कोई सलाह को नहीं मानता है, लौटाता है, अमेंडमेंट वाला जो प्रोविजन है, लेकिन फिर उसको मैंडेटरी है साइन करना। कैन नॉट सेंड फॉर कंसिडरेशन आफ्टर सेकेंड, आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिकमेंड्स द बिल। रिकंसिडरेशन के लिए बहुत सारे बिल को नहीं भेज सकता है, जैसे मनी बिल और ऐसे बिलों को पास करना होता है। हैज टू गिव हिज असेंट 24th अमेंडमेंट। 42वां 24वां संशोधन में कि आपको मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपना कोई बिल पे, कानून पे आप रोक नहीं सकते, आपको अपना सहमत यानी साइन करना ही होगा। अब महामहिम के केस में क्या है? महामहिम, हेड ऑफ द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज सीएम, वही बात है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इसी के नाम से स्टेट में होते हैं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, तो ये जो चीज है ये भूल जाता है। इसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम संवैधानिक संस्था क्या है। सबसे बड़ा चीज उसके दिमाग में ये पावर नहीं रहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, प्रिजर्वर है। स्टेट लेवल पे यदि कोई संविधान का उल्लंघन होता है तब हम वहां संविधान का रक्षा करें, वह इस मामले में नहीं है। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन इन स्टेट। यूनियन प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव
कभी भी इसको दाएं बाएं कर सकता है, हटा सकता है। नो ग्राउंड, कोई ग्राउंड नहीं देगा, सीधे हटा देगा। क्यों हटाया, नहीं हटाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता। बाइंडिंग सेव फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आप उसको बाइंडिंग है कि आपको मानना ही पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, कुछ चीजें केंद्र सरकार की बातों को कैन नॉट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट्स हिमसेल्फ रिकमेंड्स द बिल। कोई बिल यदि प्रेसिडेंट को है तो इसमें कुछ नहीं इसका चलता। जैसे बताया, बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने कहा कि हम करेंगे, तो गवर्नर का बिल पे और इसमें इस मामले में ज्यादा नहीं होता है पावर। ठीक है, ही हैज नो रोल रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान में वो केंद्र करेगा, राज्य के पास भी ये पावर नहीं है। संविधान में संशोधन नहीं है, कुछ में राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। और इस ढंग से प्रेसिडेंट और गवर्नर के फंक्शन में जमीन आसमान का अंतर भी है। इनके छोटे एरिया है, छोटे लेवल पे ये काम करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल के सामने में देखिए। अब थोड़ा सा एक और डायमेंशन इसकी देख लीजिए, ये तो नॉर्मल है। और देख लीजिए कि ऑर्डिनरी बिल, ओबी का मतलब ऑर्डिनरी बिल, साधारण। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज 3 अल्टरनेटिव, या तो सहमत दो, एसेंट, रोक लो, विथहोल्ड कर लो, या फिर रिटर्न कर दो। 3 ऑप्शन है। ऑर्डिनरी बिल के केस में भारत के प्रेसिडेंट को ये 3 ऑप्शन है कि वो बिल को सहमत देगा, सहमत नहीं देगा, या रोक लेगा। ठीक है, मनी बिल के संबंध में क्या है इसका, एसेंट और विथहोल्ड, नो रिटर्न। और पार्लियामेंट और स्टेट रिटर्न नहीं कर सकते, या तो आप एसेंट कर लो या विथहोल्ड कर लो, लेकिन विद इन 14 डेज आपको पास करना पड़ेगा। विथहोल्ड का मतलब आप ठीक है आज कल कर लो, 2, 4, 5, 14 दिन के अंदर में आपको साइन करना है। गवर्नर साहब का, महामहिम साहब का क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200, ये 200 में यहाँ पे आता है 111, गवर्नर के केस में आया 200। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर हैज 4 अल्टरनेटिव। अब स्टेट लेवल पे क्या होगा, उसके पास एसेंट देगा, बोलेगा ठीक है भाई, रोक लेगा, रिटर्न कर देगा बिल को, और टाइम को इधर उधर कर देगा। प्रेसिडेंट को भेजेगा, प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजेगा। दैट नो रोल फॉर द गवर्नर आफ्टर कंसिडरेशन, ऑल्सो नो नीड और एसेंस, ये काम करेगा। मनी बिल में क्या है इसका पावर, गवर्नर का मनी बिल, स्टेट लेवल पे तो मनी बिल है, स्टेट लेवल पे जो मनी बिल होगा, एसेंट और विथहोल्ड रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, इतना ही कर सकता है। ये नहीं, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को पास कर ही देता है। ठीक है, और एसेंट देना है या थोड़ी सी विथहोल्ड का भी वही लिमिटेशन है, आप ज्यादा दिन तक आपको पास करना है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग दोनों के मोर और लेस देखा गया है कि स्टेट लेवल पे इनकी होती है और ये नेशनल लेवल पे होता है। थोड़ा सा एक और पहलू को देखो, इस पहलू को देखो, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, द की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर गिवन बिलो। क्या है, पहला सिमिलर, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एक स्टेट का हेड होता है और दूसरा केंद्र का, मतलब देश का। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर टेकन इन द नेम बट एक्चुअल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों जगह राज्य में यदि कोई होगा तो महामहिम के नाम से सब डिसीजन होता है, साइन, डॉक्यूमेंटेशन सब, और केंद्र में प्रेसिडेंट के नाम से। लेकिन दोनों जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, वह बीच में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऑल ऑर्डिनरी मनी बिल पास मस्ट गेट देयर एसेंट बिफोर दे बिकम एक्ट। कोई भी ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल राज्य में या केंद्र में होता है तो राज्य में गवर्नर का और केंद्र में उनका प्रेसिडेंट का साइन जरूरी है। बोथ ऑफ देम हैव पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस।
जो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है दोनों को, गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी। ऑल मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड गवर्नर। कोई भी मनी बिल लोकसभा में यदि आएगा तो वहां प्रेसिडेंट का पहले से परमिशन लो, और स्टेट में गवर्नर महामहिम का जो है परमिशन, तब जाके मनी बिल आप स्टेट में ला सकते हैं। ये पूरे भारत में है। अब डिफरेंसेस क्या है दोनों में? गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर में अंतर क्या है? द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर आर विथ वाइडर स्कोप इन द स्टेट देन द प्रेसिडेंट इन द यूनियन। गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट के मामला में प्रेसिडेंट से ज्यादा है, ठीक है? मतलब एक स्कोप ज्यादा है। ज्यादा कहने का मतलब कि वो बहुत तरह से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का जो यूटिलाइज कर सकता है। गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन। अभी हमने क्या देखा? ये सब डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा। अब देखो अंतर क्या है? पार्डन नहीं कर सकता somebody। गवर्नर कैन नॉट somebody convicted and sentenced death, उसको पूरी तरह से मर्सी नहीं कर सकता, उसको इसके पास गवर्नर के हथियार में नहीं है। Although he can commute such sentences, only president power to pardon someone sentenced to death। मृत्यु दंड को माफ करने का पूरी पावर भारत के राष्ट्रपति को है, किसी स्टेट के मामले में। इस मामले में गवर्नर के पास नहीं है। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन। हाँ हट गया, चीजें बदल गई। कम्युनिटी लोकसभा, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये सब प्रोविजन अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। ये नहीं, यदि लगता है वहां पर तो मतलब कुछ ऐसे पहले था कि एंग्लो इंडियन तो चला गया, विदेशी सब खत्म कर दिए। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर इन द राज्यसभा। 12 मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, और 1/6 गवर्नर कहाँ नियुक्ति करता है? काउंसिल, परिषद। मतलब परिषद जहाँ है, ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट इस फील्ड के होते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, चलो देखो। तो वहां पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर को जो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है केंद्र में, और ये काउंसिल में। ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और पीस। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। युद्ध, देश में युद्ध फैल गया भारत चीन के बीच, ये युद्ध की डिक्लेरेशन भारत का प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास नहीं। ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन ए पर्सन पनिशेबल अंडर मार्शियल लॉ। मतलब जो सेना ने जिसको सजा दिया, मार्शियल कोर्ट ने, सेना के अपने कानून हैं, तो उसको छोड़ने का, बरी करने का अधिकार सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट को है, क्योंकि भारत का प्रेसिडेंट तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। जिससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बोलूंगा, फिर हिंदी मीडियम में बोलूंगा। हिंदी मीडियम वाला रुको, आराम से लिखेंगे, ठीक है? The ruling political party the ruling political party is largely misusing the post and power of governor in the state, the post and power of governor of the state which is considered as a major threat
which is considered as a major threat to Indian federal structure, major threat to Indian federal structure, full stop. Evaluate the entire scenario and suggest some measures to correct it. हिंदी में लिखिए। शासन करने वाले राजनीतिक दल अक्सर राज्यपाल के पद और गरिमा के विरुद्ध अवमूल्यन कर उनका राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। इसके फलस्वरूप भारत की संघीय व्यवस्था को ठेस पहुंच रहा है। इस संदर्भ में मूल्यांकन करते हुए सुधार की सुझाव प्रस्तुत करें। 40 नंबर का क्वेश्चन है और विस्तृत एनालिटिकल है। अब सिर्फ संविधान प्रेसिडेंट का थोड़ा सा दिखाना कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इस पार्ट को कम लिखना। लड़के करते क्या है कि पूरा 600 पेज में 400 पेज आर्टिकल, अनुच्छेद, इतना में पावर, नॉमिनेशन, ये सब लिख देते हैं। लेजिस्लेशन है, आप 200 पेज में ज्यादा 200 वर्ड में ये सब लिखो, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को दिखाओ और जितना भी केस स्टडीज बताए, गोमई केस में क्या कहा, उस केस में क्या कहा, गरिमा को लेकर के क्या लिखेंगे, इस पार्ट को ज्यादा एम्फेसाइज करो। क्वेश्चन विश्लेषणात्मक है, आप दिखाओ। उसके बाद कई सारे ऐसी चीजें जो मैं बोला हूं कि जो न्यूट्रलिटी, तटस्थता, पॉलिटिक्स, इस सब को इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए जो बनाया गया लास्ट में जो आया कि वो पार्लियामेंट और ये सब मिलकर कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक बातों को आप इसमें सम्मिलित करेंगे और उसको दिखाएंगे कि इस पद को हम कैसे वैल्यू न्यूट्रल बनाएं, इसको कैसे हम उनमें कोई उसका पद का रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज नहीं करे, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, यही लोग करेंगे। आम जनता तो कुछ कर नहीं सकता, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमारा आप सिर्फ जनता सिर्फ देख सकता है, हमारा पावर है नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट, ये तीन की भूमिका बहुत बड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरे आंसर्स को प्लॉटिंग करते हुए शुरू का जो 3-4 पैराग्राफ है, गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आर्टिकल, अनुच्छेद, पावर, स्ट्रक्चर, गरिमा को दिखा दो और बाकी आप विश्लेषण वाला पार्ट किया। यदि नहीं लिखोगे, पूरे पता चला कि थोड़ा सा विश्लेषण देते हो, आप पूरा संविधान आर्टिकल से भर देते हो, तो फैक्चुअल हो जाएगा आंसर। नहीं, आंसर को विश्लेषणात्मक, मूल्यांकनात्मक, समीक्षात्मक बनाना। और गेटिंग माय पॉइंट्स?
आज गवर्नर मेरा हम समझते हैं बढ़िया से फ्लो में हुआ है सारी चीजें। आप लोगों का डेफिनेटली एक इसके ऊपर में विजन जनरेट हुआ होगा, एक कॉन्सेप्ट बना होगा। फैक्ट्स लिखे नहीं तो मिल जाएगा आपको, लेकिन सबसे बड़ा वेटेज होता है कि जब हम एग्जाम्पल देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसी से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्स नहीं है कि आप रट लो, ठीक है। तो इसीलिए इन चीजों से गवर्नर के ऊपर में आप जब कभी भी आप बुक से पढ़ोगे, कहीं से पढ़ोगे, इवन कि आप कहते हो गूगल ट्रांसलेशन, उससे भी पढ़ोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई उलझन नहीं रहेगा। इज इट राइट? आज का टॉपिक्स हम यही खत्म करेंगे, नए टॉपिक्स के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे, जो नया करेंगे। आज आप मूड ऑफ हो गया, आप इतना करते करते कल आप करेंगे, नया टॉपिक्स रहेगा। आप शुरू आप नहीं है देखना कि आप नया टॉपिक शुरू करें, कल नया टॉपिक शुरू करें, ठीक है? इज इट राइट? कोई दिक्कत नहीं है किसी को?